किसान दोस्तों, सुधी दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है किसान कृषि औषधीय पौधे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रचलित पौधे की जिसका नाम है बच और जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्वीट फ्लैग। जी बिल्कुल पृथ्वी, स्वीट फ्लैग यानी बच एरेसी कुल का एक ऐसा पौधा जिसका वानस्पतिक नाम है एकुरस कैलमस और ये पौधा बच संस्कृत शब्द से बना है जिसका तात्पर्य होता है बोलना। बच पौधा एक औषधीय पौधा है। इसके तने को राइजोम कहते हैं और ये तना बहुशाखित होता है, भूमि के अंदर होता है, इसीलिए इस पौधे को भूमिगत भी कहा जाता है। जी भूमि, इनकी पत्तियों की बात करें तो इनकी पत्तियां होती हैं भालानुमा, नुकीली, मोटी, जिनका मध्य शिरा युक्त होता है और इनकी पत्तियां अपने आप में एक हरापन लिए पीले रंग की होती हैं। जी बिल्कुल पृथ्वी, बच का पौधा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार इत्यादि में बहुतायत से पाया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा का इलाका, नर्मदा का इलाका ऐसा है जहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा आमतौर पर अगर समझा जाए पृथ्वी, तो बच की खेती जो नदी की गीली मिट्टी होती है, जो दलदली इलाका होता है, वहाँ पर अच्छी तरीके से की जा सकती है। जी किसान दोस्तों, बच वाकई एक कारगर औषधीय पौधा है। बच के राइजोम का तेल हम गैस्ट्रिक, श्वास रोग, बदहजमी, खांसी, गर्भ रोग, मूत्र, दस्त रोग इत्यादि के इलाज के लिए हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम अपने किसान मित्रों को ये सलाह देते हैं कि बच की खेती जरूर करें। यानी बच की खेती आपको हर तरीके से देती है मुनाफा। तो आइए देखते हैं कैसे करें बच की खेती। किसान दोस्तों, बच की खेती के लिए बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। किसान दोस्तों को ये सलाह दी जाती है कि सिंचाई की व्यवस्था जहाँ हो वहीं पर बच की खेती करें। पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था के बिना बच की खेती नहीं करनी चाहिए। जिन खेतों में पानी ठहरता है वहाँ बच की खेती करना मुनासिब होता है। बच की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब तापमान 10 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस हो तो उत्तम है। अधिकतम गर्मी में बच ठीक से पनप नहीं पाता। बच की खेती के लिए वर्षा से पहले भूमि की 2-3 बार अच्छी तरह जुताई कर लेनी चाहिए। भूमि को थोड़ी दलदली बनाना जरूरी होता है और उसके बाद बारी आती है बच की बुआई की। बच की खेती के लिए बच का राइजोम लगाया जाता है। बच की बुआई के लिए प्लांटिंग मटेरियल इसके पुराने राइजोम से ही प्राप्त होता है। बच के राइजोम को ऐसी मिट्टी में दबाकर रखा जाता है जहां हमेशा नमी बनी रहती हो। इसमें नए अंकुरण होने पर इन राइजोम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका रोपण किया जाता है। काटे गए राइजोम के टुकड़ों को तैयार की गई भूमि में 30 बाय 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिट्टी के लगभग 4 सेंटीमीटर अंदर रोपा जाता है। बच की खेती में पानी की जरूरत ज्यादा होती है। इसकी रोपाई बरसात शुरू होते ही जून के महीने में की जानी चाहिए। बच की अच्छी फसल पाने के लिए गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना जरूरी होता है। अच्छी फसल के लिए लगभग 15 ट्रॉली गोबर खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से रुपाई से पहले भूमि में मिला देना चाहिए। बच की रुपाई के बाद जब फसल उगना शुरू होती है तभी इसे सिंचाई की जरूरत होती है। जो नदी नालों के किनारे की जमीनें हो, जहां हमेशा दलदल रहता हो या पानी भरा रहता हो, जहां कोई अन्य खेती न की जा सके, वहां पर बच की खेती बहुत ज्यादा लाभ देती है। किसान दोस्तों, बच की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खरपतवार पर नियंत्रण जरूरी होता है।
निकाई गुड़ाई करने से बच की फसल का वायु विनिमय होता रहता है। खरपतवार की सफाई समय समय पर की जानी चाहिए। किसान दोस्तों, 8 से 9 माह की खेती के बाद मार्च अप्रैल के महीने में जब बच के पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं, तब इसके पौधों को जड़ समेत जमीन से खोदकर निकाला जाता है, जिसमें थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होता है। बच के पौधे को जड़ समेत निकालना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि तना यानी राइजोम का नुकसान ना हो। तो किसान मित्रों, अभी हमने आपको बताया कि बच की खेती करने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे खास बात ये है कि इसका जो तना है पृथ्वी, जिसको हम राइजोम कहते हैं, उसको पानी में बिल्कुल मत धोएं, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और छायादार यानी शेडो प्लेस जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर फैलाकर सुखाएं। राइजोम में तेल की मात्रा बराबर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस फसल को बिना पानी में धोए ही सुखाएं। बिल्कुल पृथ्वी। और इसके बाद जब आपकी फसल पूरी तरीके से सूख जाए तो उसे बोरों में भरिए और ये तैयार है बाजार में बेचने के लिए। लेकिन पृथ्वी, इतना ही काफी नहीं है। जी हाँ मित्रों, इसके लिए कुछ और खास बातें, कुछ और खास सावधानियां जो आप बरत सकते हैं, और वो आपको बताएंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ। जी हाँ किसान दोस्तों, हम मिलेंगे ब्रेक के बाद अपने कृषि विशेषज्ञ से। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इसमें जो हमें आउटपुट मिला बहुत अच्छा मिला, और क्योंकि जो जमीन वेस्ट थी जिसमें पानी भरा रहता था, उसमें हम कोई फसल नहीं उगा पा रहे थे, फिर हमने इसको उसमें अप्लाई किया तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला और हमें ज़मीन का यूज़ भी हो गया। तो इसीलिए मैंने इस फसल को यूज़ किया। इसको खूब करें, इसकी डिमांड्स भी बहुत है, हर कंपनी को इसकी डिमांड्स होती है। किसान कृषि औषधीय पौधे, ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ब्रेक से आने के बाद हम आपको मिलवाएंगे कृषि विशेषज्ञ से और जानेंगे बच की खेती के बारे में। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे आज के औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, तो किसान दोस्तों, हमारे औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर साहब से आइए करते हैं बातचीत और पूछते हैं हमारा आज का पहला सवाल कि बच की खेती के समय ऐसी जमीन चुने जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो इसके पीछे की तकनीकी वजह क्या है? जैसा कि पता है, हम लोग जानते हैं, आपने पहले बताया है कि बच एक ऐसी औषधीय पादपों की प्रजाति है, वृद्धि संवर्धन, उसके लिए पानी की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। अच्छी फसल प्राप्ति के लिए 5 सेंटीमीटर तक पानी का भराव होना चाहिए नीचे से, जमीन से ऊपर, तभी ये अच्छी पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और आगे मतलब अच्छे फसल देता है और इसके राइजोम अच्छी तरीके से वृद्धि करते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी औषधियों में इसका उपयोग होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इतनी महत्वपूर्ण चीज की अगर बुआई हो रही है तो सावधानियां तो होंगी जरूर। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप साझा करें हमारे दर्शकों से। बिल्कुल, जैसे कि इसका बताया जाता है कि अच्छी फसल के लिए इसकी खेत की तैयारी करते हैं हम लोग, उस टाइम इसके 2-3 जोत खेत में लगा देनी चाहिए और जैसे बेड्स बना के खेत में लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, इसका ग्रोथ और जड़ों का फैलाव अपना एक सीमित उसमें और अच्छे तरीके से होता है कि आपस में दोनों मिल नहीं पाएँ, उससे कि इनका जो पोषण है अच्छी तरीके से हो जाए। तो डॉक्टर साहब, आपसे तो हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। उससे पहले आइए हम मिलते हैं हमारे एक पढ़े लिखे किसान दोस्त से
जो पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बच की खेती करके कैसे मुनाफा कमाया और क्या किस तरह के उनके अनुभव रहे। मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और पिछले 30 सालों से मैं मेडिसिनल फार्मिंग कर रहा हूँ। उसमें बच की भी फार्मिंग कर रहे हैं हम करीब 10 एकड़ में पिछले 7-8 साल से। इसका बच 2 तरह का होता है, एक दूधिया बच, एक गुरबच। गुरबच की हम खेती करते हैं, इसी का ही मेडिसिनल यूज़ है और इसका बोटेनिकल नेम कोलेमस एकरस कोलेमस है और इसको काफ़ी जगह यूज़ होता है हमारा मेडिसिनल में, जैसे कंठ को साफ करने के लिए, कफ को साफ करने के लिए, लंग से कफ को निकालने के लिए, और दूसरा हमारा ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है और ये हमारा एक तरीके से मूत्रल और विरेचक का भी काम करता है। इसमें जो हमें आउटपुट मिला बहुत अच्छा मिला और क्योंकि जो ज़मीन वेस्ट थी जिसमें पानी भरा रहता था उसमें हम कोई फसल नहीं उगा पा रहे थे, फिर हमने इसको उसमें अप्लाई किया तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला और हमें ज़मीन का यूज़ भी हो गया। तो इसीलिए मैंने इस फसल को यूज़ किया और इसके सकर्स लगते हैं करीब 1 एकड़ में 1 लाख प्लांट्स के करीब लगते हैं और इसका जो इनपुट है वो करीब 30 से 40 हज़ार रुपये आता है और आउटपुट हर साल हम इसका 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब हमें अर्निंग होती है। और ये वहाँ पर उगता है जहाँ पर नमी वाले क्षेत्र है, जहाँ पर नदी नाले या नदी नालों के पास जहाँ ज़मीन नम होती है वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। हर टाइम पानी भरा रहता है। बहुत ही अच्छी क्रॉप है किसानों के लिए, अगर इसे करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। इस पौधे के जड़ का यूज किया जाता है। इसको पहले डिगिंग करके और इसको वॉश किया जाता है, फिर इसको पोस्ट हार्वेस्टिंग में इसका पीसेस किए जाते हैं, है ना। फिर इसको ड्राई करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इसको खूब करें, इसकी डिमांड्स भी बहुत है, हर कंपनी को इसकी डिमांड्स होती है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका टाई अप करती है। उसमें बस ये एक चीज़ ध्यान देने योग्य होती है कि इसको हर साल हमें डिगिंग कर लेना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कुछ जो प्लांट्स हैं जो हमारी रूट है ना वो गलने लगती है। इसको हम दिल्ली, बेंगलोर, आपका हरिद्वार या खारी बावली और आपका ये टनकपुर, आपका नीमच, बहुत सारी मंडियां हैं जो इसका लेती हैं। मैं किसान भाइयों को भी ये बोलूँगा, इसमें कैचे वाली खाद और गोबर वाली खाद, बाकी इसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल वैल्यूज वाला कोई भी खाद हम प्रयोग में नहीं लाते। इसके लिए हम जब ज़मीन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी के अंदर हम जैविक खाद का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी फसल हमें मिलेगी। तो किसान मित्रों, अभी आपने देखा किस तरीके से बच की खेती करके हमारे किसान मित्र ने फायदा कमाया, मुनाफा कमाया और इसी के साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ बने ही हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम अपने बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा विराम देंगे और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। तो किसान दोस्तों, जो खर्चे और कमाई का ब्यौरा आपने देखा, आमतौर पर ऐसा ही होता है, जिसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो बच, अश्वगंधा, पेपरमिंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गई, लगातार मांग बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है किसान मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं बच की खेती को लेकर। औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और ब्रेक के दौरान आप कुछ कह रहे थे पृथ्वी, कुछ शंकाएं आपके जहन में थी बच की खेती को लेकर। मैं चाहूंगी कि हाँ पूछिए आप। भूमि, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल ये और पूछना चाह रहा था हमारे किसान भाइयों के लिए कि क्या कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि इस फसल में कोई रोग भी लग सकता है? अगर वो रोग लग सकता है तो कौन सा रोग है और उसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग कर हमारे किसान भाई उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा किसान भाइयों के हित के लिए आपने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादातर 2 तरह की बीमारियां देखी गई हैं बच के अंदर। एक इसका होता है कि जो उसकी पत्ती होती है उस पर धब्बे आने चालू हो जाते हैं कुछ समय पश्चात, तो वो एक कवक की प्रजाति है, उससे होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लोरीपाइरिफॉस नाम की एक केमिकल आता है, उसको हम 20 ml पर 10 लीटर पर लेके इसका समय समय पर छिड़काव कर देना चाहिए उसके बाद में। जब हम बात कर ही रहे हैं बच की खेती के बारे में, तो इस फसल को जब निकालते हैं तो उसकी पूरी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहता है? अगर आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बता दें। जैसा कि इस फसल का एक साइकिल चक्र है कि 10-11 महीने में फसल की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगाने के जैसे मानसून पूर्व इसका रोपण होता है। रोपण के बाद में जून जुलाई में इसका रोपण होने के बाद में इसको 8-9 महीने लगते हैं पकने में। तो पकने के बाद इसको थोड़ा सा उखाड़ने से पहले खेत को थोड़ा सा पानी दे देना चाहिए जिससे वो नमी हो जाए। और जब हम इसके रूट को निकालें उसमें से, तो रूटें रूट उसको राइजोम्स को क्षति ना हो, आपस में गुच्छों के रूप में ही वो बाहर आए और उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तेल निकाला जाता है। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आया, न्यूट्रिशनल बात है, पोषक तत्व है, खाद है, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप ज़रूर बताएं क्योंकि उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से दें, क्या अच्छा है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, उस पर प्रकाश ज़रूर डालें। पोषक तत्वों का तो हमें जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी टाइम से हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम फसल के बुआई करते हैं या खेत को तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले इसमें 2 जुताई हो जानी चाहिए। जब हम तीसरी जुताई करते हैं उसके साथ में 5-6 ट्रॉली गोबर खाद इसमें डाल देना चाहिए, उसको अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए हल्के द्वारा। जब हम बात वर्मी कंपोस्ट की करते हैं, उस खाद की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या इस खेती में भी उसकी उतनी ही उपयोगिता है? वर्मी कंपोस्ट जब हम लार्ज स्केल पे इसको करते हैं तो वहाँ संभावनाएं थोड़ी सी उसकी लागत की ज़्यादा हो जाती है और उसका इसलिए हम लोग उसको यूज करने में वर्मी कंपोस्ट तो सब जगह ही चलेगा। बट ये है कि हम लोग शुरू से ही फसल को मतलब अपनी खेत को और अपनी मृदा को उपजाऊ बनाएं या कार्बन की मात्रा रोपण के टाइम में ही दे दें तो वो ज़्यादा असरकारी रहेगा। किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि जब आप बच की खेती, जैसे पता है कि राइजोम्स उसके सबसे ज़्यादा उपयोगी भाग होता है, इसमें इसेंशियल ऑयल पाया जाता है इनकी जड़ों में, तो जो राइजोम में, तो उसको हमें सेड ड्राई करना चाहिए, मतलब छायादार जगह पे ही सुखाना चाहिए जिससे कि उसका जो इसेंशियल ऑयल कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। और चलते चलते एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। किसान दोस्तों, बच की खेती से संबंधित होने वाली आय व्यय का प्रति एकड़ ब्यौरा एक नजर डालते हैं इस पर। इसे औसत आय व्यय मानकर देखिए। बच की खेती के लिए जब जमीन तैयार करते हैं तो उसमें मजदूरी लगती है और औसतन 1 एकड़ जमीन को तैयार करने में 2000 से 2500 तक का खर्च आता है। अब बात आती है रोपण सामग्री पर होने वाले खर्च का। 1 एकड़ जमीन में रोपण सामग्री पर व्यय करीब 18,000 से 20,000 तक का आता है। राइजोम के टुकड़े 40 से 50 पैसे का एक आता है और 1 एकड़ में करीब 45,000 राइजोम लग जाता है। किसान दोस्तों, गोबर खाद या फिर कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी आवश्यक होता है और इसमें करीब 1500 से 2000 रुपए तक का खर्च आता है। 6 टन गोबर खाद की कीमत आज लगभग 1800 रुपए है
और 500 के करीब कीटनाशक पर खर्च हो जाता है। निराई गुड़ाई के लिए अगर 30 मजदूरी दिवस रखते हैं तो इसमें भी करीब 1500 खर्च हो जाता है। फसल उखाड़ने और उपज की साफ सफाई, पैकिंग और ढुलवाई आदि पर 2500 खर्च मानकर चलते हैं। इस तरह 1 एकड़ खेत में बच की खेती में करीब 30,000 तक खर्च आ जाता है। कमाई की बात करें तो सूखी बच के करीब 50,000 की कमाई होती है। प्लांटिंग मटेरियल के करीब 30,000 की कमाई हो जाती है और इस तरह तकरीबन 70,000 तक कमाई की जा सकती है। इस हिसाब से 1 एकड़ में बच की खेती से 40,000 का मुनाफा किसान को मिल जाता है। तो किसान दोस्तों, जो खर्चे और कमाई का ब्यौरा आपने देखा, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जहां बहुत ज्यादा पानी है, दलदल है और वहां आप कोई और खेती नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में वहां आप करिए बच की खेती और मुनाफा कमाइए। जी बिल्कुल। अगर पिछले कुछ समय के खेती की ट्रेंड पर नजर डालें तो हमारी सरकारें, कृषि विशेषज्ञ और खेती के जानकार इस बात पर जोर देते आए हैं कि औषधीय खेती के साथ सुगंध खेती और फल सब्जी की खेती अवश्य करें। साथ ही भारत के काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर औषधीय खेती का रकबा काफी मात्रा में बढ़ा है। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जी, भूमि, जी, हाँ। अगर हम बात करें किसान की, किसान पैदावार कर लेता है, खेती से इन औषधीय पौधों को उगा लेता है, तो समस्या आती है बाजार की कि अपनी फसल को लेकर के कहां जाए, कैसे बेचे, कैसे मुनाफा कमाए। अच्छा, अपनी फसल को बेचने की बात कही पृथ्वी। एक बात और, आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन 600 करोड़ के आसपास निर्यात होता है, उत्पादन भी भारत में होता है औषधीय फसलों का। हालांकि भारत का जो क्षेत्रफल है खेती का, उसको देखते हुए, विभिन्नता को देखते हुए ये कुछ कम है, लेकिन पूरी तरीके से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाला भविष्य खेती का, उत्पादन का और निर्यात का सुनहरा होगा। और यही वजह है कि 2022 तक हमारी केंद्र सरकार ने हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने एरोमा मिशन भी शुरू किया है। इसमें होगा ये कि आपकी जो औषधीय पौधों की खेती है, सघन के पौधों की खेती है, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल पृथ्वी, आप ठीक कह रहे हैं। दुनिया भर में औषधीय पौधों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो बच, अश्वगंधा, पेपरमिंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गई, लगातार मांग बढ़ रही है। और जहां तक आपकी यानी हमारे किसान मित्रों की बात है, उनको नई तकनीक से रूबरू कराना, नई इंडस्ट्री उपलब्ध कराना, इसका काम पिछले कई वर्षों से सीमैप बखूबी करता नजर आ रहा है। तो किसान दोस्तों, आगे आइए, औषधीय पौधों की खेती कीजिए, जागरूक बनिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो हमें पूरी उम्मीद है किसान मित्रों की बच की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बेशकीमती पौधे की जिसका नाम है सफेद मूसली, और इसको पूरी दुनिया भर में इसके वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम के नाम से जाना जाता है। किसान दोस्तों, ये है सफेद मूसली। बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसके लिए दोमट, रेतीली दोमट, लाल दोमट और कपास वाली लाल मिट्टी, जिसमें जीवाश्म काफी मात्रा में हो, अच्छे माने जाते हैं।